जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है आशीष भारतवंशी। छत्रपति संभाजी महाराज के सीरीज का ये 5वां एपिसोड है। यदि आपने इसके पहले 4 एपिसोड नहीं देखे होंगे तो कृपया करके जाके देख के आइएगा। मैंने सारी हमारी जितनी भी सीरीज है, महाराणा प्रताप के ऊपर सीरीज है, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर सीरीज है, छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर सीरीज शुरू है, फिलोसॉफी के ऊपर सीरीज शुरू है, सावरकर जी के ऊपर सीरीज शुरू है। तो आपने अगर वो सारी सीरीज नहीं देखी होंगी तो कृपया करके जाके देखिए। वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके दी है। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि भैया छत्रपति संभाजी महाराज ने जंजीरा के किले के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन वो किला नहीं मिला। अब ये मराठों ने जो संघर्ष युद्ध छेड़ा था, ये संभाजी महाराज की कारकिर्दी में तो शुरू नहीं हुआ, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की कारकिर्दी में शुरू हुआ। 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जुन्नर के किले के ऊपर आक्रमण किया था। वो मुगलों के अंडर में था और वहां से मुगलों के खिलाफ स्वतंत्र युद्ध शुरू हुआ था। मुगलों का यदि आप युद्ध देखें तो वो 3 हिस्सों में होता है। पहली कारकिर्दी आती है छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ, दूसरी कारकिर्दी आती है छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ, और छत्रपति संभाजी महाराज के जाने के बाद तारा रानी ने भी कई दिनों तक युद्ध करा है। बाजीराव ने तो फिर धो ही दिया था। तब मुगलों के साथ उनका युद्ध नहीं था। मोर ऑन मोर युद्ध ये एक्सपेंशन का था, क्योंकि औरंगजेब जाने के बाद मुगल वैसे ही बहुत कमजोर हो गए थे। 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदा थे, औरंगजेब दक्कन में नहीं आया। 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और यह बात औरंगजेब को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो उसने बहादुरगढ़ के ऊपर खान बहादुर कोकलताश करके था, उसको बोला तुम जाओ, बोले अटैक करो। उसने कोशिश करी लेकिन वो नहीं हुआ। उसकी लड़ाई अटैक ऑन बहादुरगढ़, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की सीरीज में एपिसोड है, जाके देखना। बहुत जबरदस्त और फनी कॉमेडी लड़ाई है और वैसी आज की लड़ाई है। एवन मजा आ जाएगा तुमको सुन के, इतने तृप्त हो जाओगे, बोलेगा बाप रे 7-8 साल लड़ी हुई लड़ाई है। और छत्रपति संभाजी महाराज के समय पे अकबर संभाजी महाराज से आके शामिल हो गया और अकबर आके संभाजी महाराज को मिला और संभाजी महाराज ने अकबर को आश्रय दिया। यह बात औरंगजेब को पसंद नहीं आई। तो उसका जो दक्कन जीतने का मंसूबा था, देखो उसने नॉर्दर्न वेस्ट फ्रंटियर जीता। जब वो दक्कन में आया तो दक्कन में आने से पहले राजपूतों ने वहां पे बगावत कर दी थी। तो तकरीबन 5 सितंबर 1681 अजमेर में औरंगजेब ने राजपूतों के साथ में संधि करी, शांत कराऊंगा। बोले रुक जाओ, टेंशन मत लो, मैं जा रहा हूं। बोले दक्षिण में गया वो दक्षिण में आया। 13 नवंबर 1681 को औरंगजेब बुरहानपुर पहुंचा और बुरहानपुर पहुंचने के बाद उसने अपनी कार्रवाई शुरू करी। बोले आक्रमण करेंगे, आक्रामक तौर पे करेंगे। और उसके पहले उसने मुअज्जम को भेजा, मुअज्जम इसका लड़का है, मुअज्जम को भेजा। बोले तू जा, जो कुछ कर सकता है कर, आक्रमण विक्रमण करना शुरू कर दे। इन्होंने 3 फ्रंट पे आक्रमण करना शुरू करे थे। एक तो वेस्टर्न नॉर्दर्न महाराष्ट्र, सेंट्रल वेस्टर्न महाराष्ट्र और साउदर्न वेस्टर्न महाराष्ट्र। क्योंकि मराठों की जितनी भी ताकत थी वो 4 ही जिलों में थी। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के जाते वक्त किले बहुत थे, लेकिन जितना लैंडस्केप एरिया अगर आप देखोगे तो ज्यादा एरिया में फैला नहीं था। कल्याण भिवंडी का कुछ एरिया था, नासिक का कुछ एरिया था, कोल्हापुर के साइड में कुछ एरिया था, कर्नाटका में कुछ सेक्शन था और एक साउथ में तमिलनाडु में एक सेक्शन हमारे पास में था। वहां पे व्यंकोजी राजा थे। तो ऐसा बहुत छोटा सेक्शन हमारे पास में था। तो ये यूजुअली वेस्टर्न महाराष्ट्र में पड़ता है। तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में सारी उनकी रणनीति चल रही थी। अगर आप इस समय पे संभाजी महाराज की हालत देखोगे तो संभाजी महाराज के 3 प्रमुख शत्रु हैं। एक अगर आप देखोगे तो मुगल आए हुए हैं, वो नॉर्दर्न फ्रंटियर से मार रहे हैं। अगर आप गोदावरी के वेस्टर्न साइड में देखोगे तो वहां पे गोवलकोंडा है, गोवलकोंडा के साथ उनका युद्ध चल रहा है।
और नीचे बीजापुर के साथ में युद्ध चल रहा है। लेकिन मुगल जब नीचे आए तो बीजापुर और गोवलकोंडा शांत हो गए, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेना चाहते मुगलों के साथ में और ना ही मराठों के साथ में। उनकी इस समय पे मराठों की जरूरत थी उनको, तो वो मराठों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट लेना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मराठों के साथ हाथ मिलाए और मुगलों के साथ में युद्ध करा जाए। मुगल आए थे अपना राज्य विस्तार करने के लिए। औरंगजेब की दिली ख्वाहिश थी कि भैया वो स्वराज्य जीते। 1687 में उसने बीजापुर कैप्चर किया, गोवलकोंडा कैप्चर किया, गोंडवाना यानी कि जो विदर्भ आज का जो नागपुर का सेक्शन है वो कैप्चर किया। स्वराज्य नहीं जीत पाया वो। आखिर तक उसकी इच्छा रही, आखिर तक उसकी मंशा रही, स्वराज्य जीतू स्वराज्य जीतू स्वराज्य जीतू, लेकिन आखिर तक उसके कोशिश करने के बाद भी भैया वो स्वराज्य नहीं जीता। और 1680 के दरमियान उसने खान बहादुर कोकलता, जब उसने आक्रमण किया था उसके बाद में खान बहादुर कोकलता उसको उसने गवर्नर बनाया था दक्षिण का। और दक्षिण का गवर्नर बनाने के बाद जैसे ही ये बुरहानपुर में आता है, उसके ठीक कुछ समय पहले, कुछ समय के बाद डेट्स बहुत जगह पे मिसप्लेस्ड है, इसलिए अभी आप फिलहाल डेट्स के बारे में मत सोचो। तो ये सबसे पहले औरंगाबाद गया, औरंगाबाद से ये घुसा अयवंतगढ़, अयवंतगढ़ हनुमानगढ़, ये गया औरंगाबाद के पास में एक अयवंतगढ़ या फिर हनुमंतगढ़ करके आता है, उस पे उसने आक्रमण किया डायरेक्ट 1680 के दरमियान। और इसने जिस समय आक्रमण किया, ये जून जुलाई के महीने की बात होगी 1680, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो चुकी थी। तो इसने अयवंतगढ़ पे आक्रमण किया। अब अयवंतगढ़ पे आक्रमण करने के बाद अयवंतगढ़ के आजू बाजू के लोगों ने बहुत जबरदस्त वहां पे लड़ाई करी, वो किला वहां पे डिफेंड हो गया। फिर जुलाई का महीना आने के बाद में, जुलाई अगस्त के महीने के बाद में रुस्तम खान करके उनका सेनापति था, वो निकला 400 लोगों को लेके, उसने अयवंतगढ़ पे आक्रमण कर दिया। जैसे तैसे करके अयवंतगढ़ उनके हाथ में लगा। जुलाई अगस्त का महीना है, फिर अयवंतगढ़ मराठों के हाथ में लगा और इन्होंने नासिक और उधर के साइड में बहुत जम के तमाशे करना शुरू कर दिए थे। अब रामसेज का जो किला है ये उसी सेक्शन में आता है, उस पर हम आएंगे, लेकिन उसके पहले इनकी प्लानिंग देखो, क्योंकि इनको किसी भी हालत में इस समय पे स्वराज्य चाहिए था। तो ये बहुत आक्रामक हो चुके थे, भयंकर आक्रामक, मारो काटो या फिर फितूरी करवा के पैसे देके खिलवाओ। संभाजी महाराज ने जून जुलाई तक, संभाजी महाराज गद्दी में नए थे, अंदर में ही बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। संभाजी महाराज ने कहा रुक जाते कुछ समय के लिए, अगस्त खत्म होने देते, अगस्त सितंबर बारिश खत्म होने देते, बारिश खत्म होने के बाद तुरंत हम इनके ऊपर आक्रमण करके कार्रवाई करना धड़ धड़ा के शुरू कर देंगे। रुके थे। अब एक किला आता है, अक्टूबर के बाद की बात है, एक किला आता है सालेर का। सालेर का किला नासिक में पड़ता है, बागलान तालुका में। बागलान तालुका है, वहां पे नासिक है। बागलान तालुका के दक्षिण में 8 कोस दूर पे ये सालेर का किला है। अब वहां पे 2 किले आते हैं, एक सालेर का किला आता है, एक मुलेर का किला आता है। सालेर का किला मराठों के हाथ में था, मुलेर का किला मुगलों के हाथ में था। तो सालेर और मुलेर के किले की विशेषता ऐसी थी कि सालेर का किला बहुत ऊंचा किला है, लंबा खासा, अच्छा खासा। और सालेर का किला यूजुअली जो खानदेश में लूट होती थी, ऊपर नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड जो है, वहां पे जितनी बुरहानपुर या फिर औरंगाबाद से ये लोग लूट करके लाते थे, वो सारी सालेर के किले में जमा होती थी। तो सालेर का किला ये लॉकर रूम था मराठों के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट किला था। तो सालेर के किले के ऊपर मुगलों को चढ़ाई करनी थी। मुगलों ने बोला हमको चाहिए। उस समय मुलेर का किला इनके अंडर में था। मुलेर पे औरंगजेब का लेटर गया, बोले तुम रेडी रहो, मैं कभी भी आदेश दूंगा, आक्रमण करना है बोले तुम्हें सालेर के ऊपर, तुम्हें सालेर के ऊपर आक्रमण करना है। और सालेर के ऊपर आक्रमण करने के लिए मुलेर के किलेदार सारे के सारे रेडी थे। अब जो मुलेर का किलेदार था उसका नाम था देवी सिंह। देवी सिंह के साथ में शाहबाज खान को भेजा गया। तकरीबन नवंबर 1681 की ये बात है। देवी सिंह के साथ में शाहबाज खान को भेजा, शाहबाज खान अपने टुकड़े लेके गया। ये बात सालेर के किलेदार को पता चली, बोले साला ये आ रहा है बोले अभी। तो सालेर के सामने काला करके एक जगह है, काया बोलते उसको, काया करके एक जगह है, यहां पे रेडी थे, वो आए, यहां पे खड़े, वहां पे वो खड़े, जम के लड़ाई है वहां पे।
दन दन आगे लड़ाई हुई, दोनों में चकमक उठी और वहां पे वो हारे, मुगल भागे वहां से। इन्होंने पटक पटक के मारा मुगलों को बहुत जम के, वो हारे। 1681 में सालेर का किला इनके अंडर में गया ही नहीं। 1682 तक फिर से चकमक हुई, तब भी नहीं गया। अब आई बात 1683 की। अब ध्यान से सुनो। सालेर का किलेदार था परशुराम जोगी का भाई, ये सालेर का किलेदार था। 1682 में औरंगजेब ने अपने लोगों को भेजा, मुलेर के किलेदार वहां पे गए, तो ये बोले मेरे को, बोले तुम बोले अगर औरंगजेब के अंडर में बोले बड़ा पोजीशन दोगे, पैसा वैसा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ में शामिल होने को तैयार हूं। बोले वो ठीक है दे देंगे। बोले ले आओ। बोले दे आओ। इसने ले लिया। बोले भगो अभी। उसने पैसे कहा लिया, अब दिया ही नहीं। अब आई बात 1683 की। 1683 में किलेदार चेंज हुआ और 1683 में किलेदार आया असोजी कृष्णा जी। इस समय पे मुलेर का जो किलेदार था, इसका नाम था नेक नाम खान। ये नेक नाम खान जो था, इसने मुलेर के किलेदार, सालेर के किलेदार को पैसा खिलाने की कोशिश करी। उसने पैसा खाया और 1683 में हमारे हाथ से सालेर का किला गया, और वो गया सिर्फ और सिर्फ भितोरी की वजह से। अब नेक्स्ट किला था, इनको लेना था रामसेज का किला। अब देखो रामसेज का किला इन्होंने पहले आक्रमण किया। देखो सालेर का किला 1683 में गया, वो भितोरी की वजह से गया। अयवंदगढ़ हनुमानगढ़ जीते ही नहीं पाए थे कुछ समय के लिए, फिर गया इनके हाथ से। अब नासिक में दिंडोरी करके एक तालुका है, उस तालुका में भैया तुम्हारे रामसेज का किला है। रामसेज का किला जीतने के लिए आतुर थे, क्योंकि रामसेज के ऊपर ज्यादा लोग थे नहीं। तकरीबन 3-4 हजार की टुकड़ी होंगी, मैक्सिमम 5,000 की, उतनी भी नहीं होंगी, नंबर है ही नहीं। क्योंकि देखो ये सारी लड़ाइयां जो है ना, इन लड़ाइयों के बारे में हमें बहुत सी पता मुगलों के अकाउंट में से मिलती है, और हमारे पास में बहुत कम है इनके अकाउंट्स। तो रामसेज के ऊपर, लेकिन रामसेज के ऊपर ज्यादा सेना थी नहीं। अब रामसेज की खासियत यह थी कि रामसेज के सामने में एक बहुत बड़ा दरवाजा, बहुत ही बड़ा दरवाजा, इतना आसान नहीं था उसको पार करके जाना। और अंदर में 3-4 बारूद के स्टोरेज थे, लेकिन तोपा नहीं थे। अब मजे सुनना, बारूद के स्टोरेज थे लेकिन तोप नहीं थी। तोप खाने वहां पे थे ही नहीं। अब करे तो करे क्या, ही नहीं, मुगल तोप मारने वाले थे। लेकिन ये देखो आगे देखना, मजा आएंगे तुमको, सुनते रहो। अब तकरीबन 1682 में औरंगजेब ने शहाबुद्दीन खान को बुलाया। बोले इधर आओ। बोले मैं 1 साल हो गया, 1-2 साल हो गए। बोले मैं आया हूं, 1 साल हो गया। बोले आया हूं। बोले एक किला नहीं जीत पा रहे बोले हम। तो बोले क्या करना है? बोले फिर, बोले तुम्हारे नाम में शाह है। बोले शाह है। बोले शाह है। बोले तुम्हारे जाओ, बोले शाह करके फतेह करके आओ। अप्रैल के महीने में जाओ, बोले फतेह करके आओ। बोले जाओ, बोले जीतो, बोले तुम्हारे नाम में शाह है। बोले शाह और मात दो बोले मराठों को। जाओ। बोले ठीक है जाता हूं। और शहाबुद्दीन खान के साथ में और 3-4 सेनापति भी गए, बड़े बड़े वो गए। 1682 अप्रैल में ये लोग गए, मार गए उधर। इन्होंने देखा, बोले यार किला तो छोटा है, किला तो लेना है। इन्होंने अब देखो, अब तुम ना डेट्स की तरफ ध्यान मत दो, अब सीक्वेंस देखो। मैं तुमको डेट्स बाद में समझाता। शहाबुद्दीन खान ने पहला कोशिश करा। पहले कोशिश में पट्टे ने क्या किया, तीनों तरफ से किले को, चारों तरफ से किले को घेरा। अब किले के बाजू में एक छोटी सी ऐसी जगह है कि जो जगह किसी को पता ही नहीं कि वहां से भी निकला जा सकता है। वो सीक्रेट प्लेस है। मतलब अगर चारों तरफ से भी घेर रहे हो तो एक सेक्शन खाली रहेगा, क्योंकि ये किला बहुत लंबे समय तक बचा के रखा है। एक सेक्शन खाली था, इसीलिए वहां से आना जाना हो रहा था। किले के ही साइड में त्रिम्बकगढ़ है। वो त्रिम्बकगढ़ का जो किलेदार था उसने बहुत सहायता की है। अब तीनों तरफ से किला घेरा। अब तीनों तरफ से किला घेरा तो इन्होंने नगाड़े बजाना शुरू किए मुगलों ने। अब मुगलों ने तमाशे करना शुरू किया कि भैया हम आक्रमण करेंगे। ऊपर से मराठों ने कोई आवाज इतनी थी, इनको समझा ही नहीं यार। बोले मराठे ऊपर है का नहीं है,
आवाज तो कुछ आ रही नहीं है। इन्होंने चढ़ाई करना शुरू करी। इन्होंने जैसे ही ऊपर में चढ़ाई करना शुरू करी, बड़ा बड़ा पत्थर, मराठों ने दन दना के पत्थर फेंकना शुरू किया। भाड़ 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 भाड़, तीनों साइड से पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर। अरे मुगलों की फटी मुगले पक गए। पहला आक्रमण किया मुगलों ने, मुगल पीछे। अब बोले अब क्या करेंगे? बोले अब ये चल रहा है, ये डेट्स पे मत जाओ। अब शहाबुद्दीन खान ने दिमाग लगाया। बोले तुम एक काम करो, अब बोले हम तोप मारेंगे। बोले इन पे ठीक है, बोले तोप मारो। बोले भैया। इन्होंने तोपा लाया, तोप का गोला मारना शुरू किया। भाड़, तोप जा ही नहीं रहे। फिर से मारना शुरू किया, भाड़, तोपा जा ही नहीं रहे। अब मराठों को लगा भैया अगर एक आधी तोप लगी तो क्या करेंगे? बोले हमको भी तोप बनानी पड़ेंगी। इनके पास में तोप थी नहीं, अब करे तो करे क्या? अब देखो, भवानी देवी को बकरा चढ़ता है और मराठों में नॉनवेज चलता है, तो इनके पास में तोप नहीं थे, लेकिन ऊपर में बकरों की चमड़ियां पड़ी थी। इन्होंने बनाई चमड़ियों की तोप। बोले तोप तो बनाई, दारू गोला तो है ही नहीं इतना, तो बोले एक काम करेंगे, बोले रात को चुरा के लेके आएंगे। रात में मुगलों ने आक्रमण करना रोका। मराठे बोले रात को घुसेंगे। मराठे नीचे गए, जितना दारू गोला जमा कर सकते थे जमा करा, बाकी को आग लगाई, भाग गए ऊपर। चमड़े की बनाई तोप, चमड़े की तोप बना के तोपा मार रहे, भड़ा भड़ भड़ा भड़, ये पीछे सर के। बोले अब तोप आ रही है, बोले शरीर पे, पीछे गए। वहां से तो इनके गोले जा ही नहीं रहे थे। शहाबुद्दीन खान का हुआ दिमाग खराब। बोले अब करूं तो करूं क्या, बोलूं तो बोलूं क्या, क्योंकि तकरीबन अप्रैल के महीने में आया था। 15-20 दिन गुजर गए। इसको लगा रामशीत छोटा सा है, बोले अब भी जीत के लाता हूं। बोले 2 दिन में रामशीत गिरेगा। बोले 2 दिन में। 15 दिन बीत गए, ये कुछ कर नहीं पा रहा था। अब वहां पे रामशेज के साथ में एक सोईस था। सोईस यानी कि जादू टोना करने वाला। अब जादू टोना करने वाला व्यक्ति वहां पे था। वो बोले मैं काम करूंगा, बोले मेरे को जादू टोना आता है। बोले कर। बोले अब ये बातें मैं नहीं बोल रहा, ये सारी बातें ये मैं नहीं कह रहा, ये काफी खान ने लिख के रखी है। काफी खान उस समय में राइटर था औरंगजेब के दरबार में, उसने भी लिखी है। वहां पे एक शहीद था वो शहीद बोले काम करो, बोले अपन ऐसा करते, बोले 15-20 दिन हो गए तुम कुछ जा नहीं पा रहे, अपन ऐसा करेंगे, बोले एक सांप बनाएंगे, बोले सोने का। उन्होंने बनाया सोने का सांप। बोले मैं इस पे जादू टोना करूंगा, ये आगे आगे भगेगा, ये आगे आगे जाएगा, दरवाजे पे जाएगा, दरवाजा अपने आप खुलेगा। बोले तुम अंदर घुस जाना। बोले ठीक है, कर ले। बोले बेटा, इसने बनाया सांप, ये सही लेके आगे खड़ा था, ये गया ऐसा ऐसा। मराठों ने भाड़ से एक गोला मारा, बड़ा वाला, वो गुलर रहता ना पुराने जमाने में, गोला पड़ा सीधा उसके शरीर पे, वो उधर ठार मर गया। उसका जादू टोना जग्गे में फेल। अरे साला, बोले सांप भी टूटा। सांप किधर जाके गिरा पता नहीं, सांप भी गया ना आदमी भी गया। फिर से इनकी प्लान फेल। अब इनको समझ नहीं रहा था अब करे तो करे क्या। अब बोले एक काम करेंगे, बोले अब बोले अपन बुरुज बनाएंगे। बुरुज यानी कि ऐसी सेक्शन जिसके ऊपर तोप रख के तोप के गोले मारेंगे। बोले अपन बुरुज बनाएंगे किससे? एक काम करो, बोले लकड़ियां लेके आओ। इन्होंने लकड़ियों के बुरुज बनाए। माय क्या जबर, वो बहुत मतलब देखने लायक है। इन्होंने बुरुज बनाए लकड़ियों के। काफी खान ने लिख के रखा, शहाबुद्दीन ने लकड़ियों के बुरुज बनाए, लंबे 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 बुरुज। उसके ऊपर चढ़ाई तोप। अब मारो, बोले गोला। शहाबुद्दीन खान ने बनाया, और इन्होंने जो गोला मारा उसमें 4 बुरुज में से एक बुरुज टूटा। वो बुरुज गया मुगलों के अंडर में। मतलब उस सेक्शन में तुम कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि बुरुज ऊंचा होता है। बुरुज यानी कि किले का एक सेक्शन होता है जो ऊंचा भाग होता है, वहां से तुम आक्रमण कर सकते हो, तो वो सेक्शन तुम्हारे हाथ से गया। इन्होंने तोपा मारी। साला बोले यार ये बुरुज बना के बैठे हैं। मराठे बोले अब बंदोबस्त करेंगे, बोले इनका। तो ये इनके ऊपर छत्रपति संभाजी महाराज की बहुत पहली नजर थी। संभाजी महाराज को पता चला, बोले इन्होंने बुरुज बनाया। तो तकरीबन 12
12 मई 1682, यानी कि देखो ये अप्रैल में आया, मई का महीना आ गया, 1-1.5 महीना निकल रहा है। तो वहां पे रूपाजी भोसले को बोला आप जाके आक्रमण करो बोले। अब रूपाजी भोसले आक्रमण करने आ रहे हैं, यह बात औरंगजेब को समझी। तो औरंगजेब ने धड़ से लेटर लिखा खान बहादुर को, बोले तुम बोले बहादुरगढ़ पे हो, वहां से छोड़ो बोले, और जाके बोले यहाँ पे बोले इनका बंदोबस्त करो बोले, मराठों का कोई नेम नहीं, अपन नीचे बैठे, नीचे में आके अपने को मारेंगे। तो वहां से वो निकला, वो आया गुलशनाबाद के पास, और वो गुलशनाबाद के पास में आया, और यहां से आए रूपाजी भोसले की आर्मी, यहां से इसकी यहां पे चकमागुड़ी यहां से जो शहाबुद्दीन था उसने भी अपनी पूरी सेना उठाई, वहां से भाग गया। अब ये भागा, मराठे नीचे आए, पूरे बुरुज काट डाले, लकड़ियां टूट गई। रूपाजी भोसले ने गुलशनाबाद और गणेशपुर करके गया, वहां पे इनके साथ में चकमागुड़ी, वहां से वो भागे। अब खान बहादुर कोकलताज फिर से आया, ये चकमागुड़ी ये यहां से चले गए, लेकिन उसके बाद में खान और गणेशपुर के पास में रुक गए, यहां से ये पलट के शहाबुद्दीन वहां से निकल गया, खान बहादुर कोकलताज वहां पे आया। खान बहादुर कोकलताज बोले मैं जीत के लाऊंगा बोले, अब जीतूंगा बोले मैं, मेरी फतेह होंगे बोले, मैं जीतूंगा बोले। रामचंद्र बोले जीत। मराठे बोले जीत, अभी तो कोई जीता नहीं, तेरे को लग रहा तू जीतेगा? बोले जीत। अप्रैल का महीना गया, मई का महीना गया, इसको आने दिया, बोले जीत। इसने रामचंद्र के यहां पे बोले एक काम करेंगे अपन, बोले ऐसा करेंगे 2 टुकड़े बनाएंगे बोले, 2 टुकड़ी बना के एक टुकड़ी के सेक्शन में बोले अपन रात को सब लोग जमा हो जाएंगे बोले, और वहां पे बहुत कल्ला वल्ला करेंगे बोले, हल्ला वल्ला करेंगे बोले, इनको लगेगा बोले यहां से आ रहे। दूसरे जो रहेंगे बोले अपन दूसरी तरफ से घुमाएंगे बोले, और दूसरी तरफ से किले चढ़ेंगे बोले, और इनकी आक्रमण हो जाएगा बोले। डन डन, फेयर। यह बात रामशेष के किलेदार को समझी, बोले साला ये दूसरे तरफ से आएंगे, तीसरे तरफ से आएंगे, एक काम करते बोले इसको आन दे बोले। इसने 2 टुकड़े बनाई किलेदार ने। किलेदार बोले ये जब एक साइड पे आक्रमण करेंगे तुम भी एक साइड पे चले आना बोले, हम नगाड़े वगाड़े बजाना बोले, यहां से आ रहे, और कुछ अपने मेन सिपाही जो थे तो दूसरे साइड में रखे। इसने यहां से सेना भेजी, यहां पे रामशेष के किलेदार ने अपनी सेना भेजी, ये यहां पे आक्रमण करने को घुस रहे, इनको लग रहा है यहां पे है सब, लेकिन यहां से ये चढ़ रहे थे, यहां पे ये रेडी थे, यहां से 2 चढ़े, इन्होंने खट से काटा, वो नीचे गए, उसके साथ में सब नीचे गए, सब नीचे एक साथ। दिलेर खान बोले साला प्लान फेल, बोले प्लान फेल। अब तकरीबन महीना आ गया जुलाई का, देखो मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, चौथा 11 जुलाई। अब 11 जुलाई के समय पे उसके पहले एक बुरुज हमारा टूटा था, तो एक बुरुज टूटने की वजह से हमारे अंदर में थोड़ा सा धन धान्य भी कम हो रहा था। तो ये लोग 11 जुलाई के दरमियान 82 के दरमियान ये लोग चढ़ गए किले के दरवाजे तक, और ये किले के दरवाजे तक चढ़े। अब हमारे पास में गोला बारूद कम था, तो मराठों ने इनका आक्रमण रोका नहीं, बोले आंदो, बोले ऊपर आंदो, बोले ऊपर आंदो। ये किले के ऊपर है, मराठों ने लिटरली दरवाजे खोले, कहीं पे खोले हैं कहीं पे नहीं है, और इन पे जो स्पीड में पत्थर गए कि जितनी सेना आई थी पूरी वापस बैक फोर्स में ऊपर आए, ऊपर से पत्थर आ रहे, नीचे से पत्थर आ रहे, पत्थर ही पत्थर, सबके माथे फूट रहे वहां पे भाई, इतने लोग जख्मी, वापस नीचे, बोले भागो यहां से। 18 जुलाई का सीजन आया, कुछ नहीं हो रहा। अब तकरीबन 30 जुलाई के दरमियान संभाजी महाराज ने एक नई फोर्स भेजी, बोले इनका राशन पानी खत्म हो रहा है, बोले राशन पानी लेके जाओ, और राशन पानी लेके जाओ इनको बताया। अब जुलाई सितंबर के महीने के बाद खान बहादुर को फिर से भेजा, खान बहादुर वहां से चले गया था कुछ समय के बाद, वो फिर से आया, और संभाजी महाराज ने भी आजू बाजू के एरियाज में अपनी पूरी फोर्सेस वहां पे लगा के रखी थी। बोले बीच बीच में जाने का है, कुछ नहीं करना है, बीच बीच में जाने का है, मारने का है, काटने का है, वापस आने का है, मारने का है, काटने का, डायरेक्ट नहीं लेने का। ऊपर में जो केशव त्रिमल थे, इन्होंने तकरीबन केशव त्रिमल, ये त्रिम्बकगढ़ के किलेदार, इन्होंने भी गुप्त रास्ते से इनको मदद पहुंचानी शुरू रखी थी। संभाजी महाराज के आ रहे थे, जा रहे थे, मार रहे थे, आ रहे थे, मार रहे थे। अब बहादुर खान को अक्टूबर में पत्र आया, बोले तुम बोले तड़कोकन में जा,
तू कोकण में जा, तेरे से कुछ नहीं होने वाला। वो भी परेशान हो गया, बोले करे तो क्या। अब तकरीबन 1684 आ गया। 1682 में युद्ध चालू हुआ, बीच बीच में छोटे मोटे युद्ध चल रहे, 1684 आ गया, वो जीत ही नहीं पा रहे यार। ये यहां से मार रहे, वो वहां से मार रहे, ये यहां से मार रहे, वो वहां से मार रहे, लेकिन किला इनके हाथ में जा ही नहीं रहा। और 1682 में शुरू होने वाली लड़ाई 1684 तक छोटी मोटी लड़ाई चलती रही। नीचे में कुछ थाने बनाए थे, वो थाने उन्हीं के अंडर में थे, मुगलों के अंडर में। कुछ थाने दूसरे सेक्शन में थे, वो मराठों के अंडर में थे। चकमक चकमक चल रही थी। फिर समय आया तकरीबन 1687 का, लेकिन उसके पहले जो किलेदार वहां पे था, संभाजी महाराज ने उस किलेदार को बहुत मान रत्न जड़ित मोती होती दिए कि भाई तूने इतने समय तक किला बचा के रखा। और 1687-1688 के वक्त किलेदार चेंज हुआ। मुगल उससे बात करने के लिए गए, उसको पैसे दिए, और उस समय पे उस किलेदार ने फितूरी करी। इसीलिए हमारे हाथ से तकरीबन 7 से 8 सालों के बाद में रामशेज का किला हमारे हाथ से गया है। तब तक रामशेज का किला ऐसा लड़ा है, ये इतनी जबरदस्त लड़ाई है, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझेगा किले पे ज्यादा रसद नहीं है, किले पे ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने डिफेंड किया है किले को 6 से 7 सालों तक। संभाजी महाराज नीचे से प्लानिंग करा के बैठे कि भैया नीचे से भी मारते रहो, ऊपर से भी मारते रहो, नीचे भी मारते रहो, ऊपर भी मारते रहो। आप सोचो, इनके पास खाने को पैसा नहीं था प्रॉपर। हाँ, मुगलों के जैसा शाही खाना नहीं खाते थे, इनके पास में इतनी चीजें नहीं थी। अच्छा, एक चकमक ऐसी उड़ी थी कि इन्होंने इनके घोड़े भगा दिए। अब रूपाजी भोसले ने एक चकमक ऐसी उड़ाई, महाराज संभाजी महाराज ने बोला एक चकमक जाके करो, बोले ये इन पे आक्रमण किया। वहां पे शाहबुद्दीन भी भागा, बहादुर कोकलताज भी भागा, जितने घोड़े थे सब घोड़े लेकर भाग गए। एक चकमक में पूरे लकड़ियां तोड़ दी, एक चकमक हुई उसमें वो लेके चले गए। ये कंटिन्यू आक्रमण हो रहा था। वो सेना लेके आते थे, ये मारते थे, सामान लेके भागते थे, ऊपर भी चढ़ने नहीं दे रहे, नीचे भी रहने नहीं दे रहे। और 7 साल के बाद फितूरी की वजह से, 7 से 8 साल के लंबे समय के बाद फितूरी की वजह से रामशेज गया है। इतने समय तक रामशेज पकड़ के रखा है। मराठों की कहानी अगर आप पढ़ोगे ना तो ये बुलंदी की कहानी है। एक से एक वॉरियर, एक से एक। कितने वॉरियर्स का नाम इतिहास को पता नहीं, लेकिन जोरदार, जबरदस्त, शानदार। यह था भैया रामशेज के किले की कहानी। अगले एपिसोड में आपको मैं संभाजी महाराज का रुद्र अवतार दिखाता हूं, फोंडा का युद्ध। यह पोर्तुगीज के अगेंस्ट में हुआ है। इतना जबरदस्त, इतना मजेदार संभाजी महाराज का जो वर्णन है उसमें पुर्तगालियों ने करके रखा है, मजा आ जाएगा। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।